सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो लास्ट क्लास में आपने देखा और देखा नहीं देखा उससे कोई मतलब नहीं है, जल्दी जल्दी में इसको समझ लो। प्योर रेसिस्टिव था आपके पास, यानी सिर्फ रेसिस्टर लगा हुआ था। तो यहाँ पर आप कह रहे थे कि जब AC सोर्स से किसी को जोड़ते हैं तो V बराबर V0 साइन ओमेगा t होता है। ये रेसिस्टर का रेसिस्टेंस मान लो R है, यहाँ से जो करंट जाता है वो I0 साइन ओमेगा t होता है, यानी यहाँ भी साइन ओमेगा t, यहाँ भी साइन ओमेगा t, यानी जो करंट होता है रेसिस्टर का I0, हमेशा किस करंट की बात करेंगे? I0 और V0 की। जो रेसिस्टर का करंट I0 होता है वो उसके पोटेंशियल के फेज में होता है, यानी उन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, सेम फेज होता है। फिर I0 बराबर लिखते थे तो V0 अपॉन R लिखते थे। यहाँ पर कहते थे R हमारा क्या है? रेसिस्टेंस होता था। तो ये सिंपल चीज पढ़ा था कि V0 बराबर I0 R, जो हमारा किसके थ्रू आता था? ओम्स लॉ के थ्रू। जब भी कोई चीज प्रूव करना हो तो AC का वोल्टेज ऐसा कुछ दिया जाएगा, उसका V0 का इस्तेमाल करना है। करंट का कुछ ऐसा दिया जाएगा, उसके I0 का इस्तेमाल करना है। तो आपने प्योर रेसिस्टिव देखा था कि सेम फेज में होता है। ऐसा कहने का मतलब होता है कि करंट एंड पोटेंशियल सेम फेज में है। फिर आपने इसी से हम RL RC तक पहुंच जाएंगे, घबराना मत, मिटाते जाएंगे, समझाते जाएंगे। तो यहाँ से आप आते थे फिर प्योर इंडक्टिव पे। जब प्योर इंडक्टिव पे आते थे तो आप कहते थे कि यहाँ पर मान लो हमने रेसिस्टर की जगह इंडक्टर लगा दिया होता। जैसे रेसिस्टर का रेसिस्टेंस R होता है, उसी तरह इंडक्टर का इंडक्टेंस L होता है। इसको AC सोर्स से जोड़ते हैं क्योंकि ये चैप्टर हमें अल्टरनेटिंग करंट के अंदर सारी बातें पढ़नी है। तो V0 बराबर V बराबर अगर हमारे पास V0 साइन ओमेगा t होता था तो यहाँ का जो करंट आता था वो आता था I0 साइन ओमेगा t माइनस π/2। यानी हम कहते थे कि जो हमारा करंट है वो लैग करता है। अब ये डिटेल मत पूछने लगना कि लैग क्यों करता है, लीड क्यों करता है, बस समझ लो कि जब भी इंडक्टर होगा तो करंट जो है π/2 मतलब 90 डिग्री लैग करता है। जब सिंपल रेसिस्टेंस होगा तो सेम एंगल में जाता है। करंट लैग पोटेंशियल बाय π/2 मतलब 90 डिग्री। दूसरा आप इसको दूसरी भाषा में कह सकते थे कि पोटेंशियल लीड करेंट बाय 90 डिग्री। अगर करंट लैग कर रहा है तो पोटेंशियल लीड कर रहा है। यानी इसका जब ग्राफ बनाते थे फेजर डायग्राम तो यहाँ लिखते थे I0 R, तो कहते थे इसका पोटेंशियल जो है वो 90 डिग्री। V0 R नहीं, V0 L। तो वो R और L लिखने का क्या मतलब है, इस बात को समझो। यहाँ पर क्या है? रेसिस्टेंस है, तो I0 R और V0 R। R देख के हम ये बता दिए कि रेसिस्टेंस की कहानी है। L लिख के हम ये बता दिए कि ये इंडक्टर का कहानी है। ठीक है, लेना V0 और I0 ही है। तो बोला इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, यानी इंडक्टर में जो करंट होता है उससे पोटेंशियल जो है वो 90 डिग्री लीड करता है, या जो पोटेंशियल होता है उससे 90 डिग्री करंट लैग करता है। जैसे यहाँ पर I0 बराबर V0 अपॉन R लिखते थे, उस R की जगह यहाँ पर XL लिखते हैं। XL का भी यूनिट ओम ही होता है। बस ये हो जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसका जैसे इसका नाम रेसिस्टेंस होता है उसी तरह इसका नाम इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाता है। अब ये मत पूछना कि एक्सेल कहाँ से आया, आपका नाम प्रभात है तो प्रभात कहाँ से आया। तो जब भी हम इंडक्टर लेते हैं प्योर तो वहां पर R की जगह XL आ जाता है, क्योंकि बोर्ड है ना 1-2 दिन में, तो पूरा डिटेलिंग तो पूरा इसी चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा ना। बस ये कोरिलेशन समझ लो कैसे याद रखना है। फिर XL बराबर हमारे पास होता है ओमेगा L, और ओमेगा बराबर होता है 2πf और L। तो XL बराबर हो गया 2πfL। अब आपके मन में सवाल आएगा कि F क्या है, तो इसके लिए हमने AC और DC सोर्स समझाया था कि जो हमारा AC का बनता है ग्राफ V का यो V0 साइन ओमेगा t होता है, और I बराबर I0 साइन ओमेगा t होता है। साइन का ग्राफ बनता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल होता है, और एक साइकिल में फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होती है। इंडिया में जो जिस करंट पर हम काम करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। USA में जो हम जिस फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 110 हर्ट्ज होती है। तो इंडियन फ्रीक्वेंसी से बात करोगे तो 50 हर्ट्ज, और 1 हर्ट्ज
के लिए एक साइकिल, यानी 50 हर्ज के लिए कितने साइकिल, 50 साइकिल। और एक साइकिल में करंट जो है एक बार मैक्सिमम गया पॉजिटिव की तरफ और एक बार करंट गया निगेटिव की तरफ, यानी 100 साइकिल में 50 बार पॉजिटिव जाएगा, 50 बार निगेटिव जाएगा। एक साइकिल में एक और दो बार करंट जीरो हुआ, शुरू में तो जीरो था ही ना, तो बाद में कहां जीरो हुआ, एक बार यहां जीरो हुआ, एक बार यहां जीरो हुआ, तो यानी 100 साइकिल में एक साइकिल में दो बार जीरो हुआ, तो 50 साइकिल में 100 बार जीरो, दो गुना, क्योंकि 50 हर्ट्ज पे हम इंडिया में काम कर रहे हैं। ये एसी डीसी की कहानी हमने आपको ऑलरेडी समझा रखी थी। तो यही फ्रीक्वेंसी एफ है हमारे पास। तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है और एक्सएल बराबर ओमेगा की जगह हम 2 पाई एफ भी इस्तेमाल कर पा रहे थे। फिर हमने देखा था कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट क्या होता है। फिर प्योर, घबराओ मत, देखो एग्जाम है, ऐसा पढ़ के जाओ कि रिवीजन हो जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या, क्योंकि जितना जल्दी कोरिलेट करोगे उसके लिए जल्दी सारे टॉपिक आपको समझ में आने चाहिए। तो ये फास्ट समझाते चले जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं। फिर बात करोगे आप प्योर कैपेसिटिव सर्किट का, तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लगा होगा, यहाँ पर एक एसी सोर्स लगा होगा, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और यहाँ से ऐसे जोड़ोगे, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा C, जैसे इंडक्टर का इंडक्टेंस L होता था और रेसिस्टर का रेसिस्टेंस R होता था। फिर यहाँ पर जो करंट आएगा, तो यहाँ पे करंट क्या हो रहा था, लैग कर रहा था पोटेंशियल से, यहाँ पर करंट लीड करेगा, यानी I की वैल्यू आएगी I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, यानी इसमें लिखोगे कि करंट लीड्स पोटेंशियल बाय π/2, या इसको दूसरी लैंग्वेज बना सकते हो कि पोटेंशियल लैग्स करेंट बाय π/2, यानी पोटेंशियल लैग कर रहा है या करंट लीड कर रहा है। मतलब अगर करंट का ऐसे ले लो I0 किसके लिए, कैपेसिटर के लिए, तो इसलिए C लगाया है, इंडक्टर था तो L लगाया, रेसिस्टर था तो R लगाया, तो इसका लैग कर रहा है पोटेंशियल V0 L कितना 90 डिग्री। इस समय जो आप XC लिखते हो, जैसे आपके पास यहाँ पर I0 बराबर V0 अपॉन R लिखा, यहाँ पर I0 बराबर V0 अपॉन XL लिखा, उसी तरह यहाँ पर I0 बराबर V0 अपॉन XC लिखते हैं। इसकी भी यूनिट ओम ही होती है और इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कहते हैं। जैसे XL बराबर ओमेगा L होता था, उसी तरह XC बराबर 1/ओमेगा C होता है और ओमेगा बराबर फिर वही 2 पाई f होगा, तो यहाँ से 1/2 पाई f C बन जाएगा। F इज द फ्रीक्वेंसी, C इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, पाई 3.14 या 22/4 ले ही लोगे वैल्यू। तो ये तीनों कहानी समझते अब हम R और L को मिलाने जा रहे हैं। किसको मिलाने जा रहे हैं, R और L को। तो इसको हटा दे, देखो अब RL को जब जैसे मिलाओगे तो RL सर्किट बन जाएगा। ये क्या था, ये पहला वाला था प्योर रेसिस्टिव, दूसरा वाला प्योर इंडक्टिव, तीसरा वाला क्या था, प्योर कैपेसिटिव। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, सीरीज में, हमें पैरेलल में नहीं पढ़ना, सिर्फ सीरीज में पढ़ना है RL सर्किट, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अब एक ऐसा सर्किट जहां पे ना तो प्योर रेसिस्टर है ना तो प्योर इंडक्टर है, रेसिस्टर भी लगा हुआ है और इंडक्टर भी लगा हुआ है। तो देखो कोरिलेट कैसे करेंगे, यहां पर मान लो कि हमारा कोई करंट को पहले हमने मान लिया कि करंट था I0 साइन ओमेगा टी। अब पोटेंशियल V जो है वो क्या होगा, V0 साइन, अब ओमेगा टी प्लस फाइव क्या होगा हमको नहीं पता, लेकिन हम दिमाग लगा सकते हैं। क्या, देखो 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 देखो, घबराना मत। यहाँ पर हमने बोला कि हमारे पास अगर I को हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं तो रेसिस्टर के लिए V0 R क्या, सॉरी V0 नहीं, V0 तो बाद में लिखेंगे, V ऑफ रेसिस्टर क्या होगा, रेसिस्टर के लिए पोटेंशियल क्या होगा। तो आपने देखा कि रेसिस्टर और करंट एक ही डायरेक्शन में होता है, यानी अगर ये I0 साइन ओमेगा टी है तो ये बन जाएगा V0 साइन ओमेगा टी। कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं। अब दूसरे में देखा कि इंडक्टर जो है, ये देखो समझो, ये अगर माइनस ओमेगा टी है, इसको ऐसा अगर हम लिखे तो कोई तकलीफ है कि I बराबर अगर I0 साइन ओमेगा टी है इस केस के लिए, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 होगा, क्योंकि इनडायरेक्टली करंट लैग कर रहा है, यानी हमने पोटेंशियल का ओमेगा टी लिया था तो इसमें से माइनस किया। अगर हम करंट का ओमेगा टी ले लेंगे तो इसमें प्लस कर देंगे, बात तो एक ही है, बात पकड़ रहे हो, 12th में हो आप, ठीक। तो यहां से आप लिखोगे पोटेंशियल फॉर इंडक्टर इज V0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। यहां तक कोई दिक्कत। अब इन दोनों को कोरिलेट करके हमने वो दो इक्वेशन बना लिया, अब कहानी खत्म। अब कहानी में कोई जान नहीं है, देखते चलो, एक बार कोरिलेट कर गए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ये कैसे लिखा ये समझ गए ना,
हमने v बराबर फॉर्मूला लिखा था तो i में ओमेगा t माइनस पाई बाई 2 कर दिया। अगर हम i बराबर फॉर्मूला लिखे तो v लीड कर रहा था तो प्लस कर दिया। अब यहां से हम कहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास एक करंट है इधर साइड I जो पूरे सर्किट के लिए है। अब इस करंट के लिए, इस I के लिए जो रसिस्टर है वो सेम फेज में है, यानी इसका जो V नॉट R है, हमने बताया था हमेशा इसी को लेके चलना, V नॉट को पूरा फॉर्मूला लेके नहीं चलना। इसका जो इंडक्टर है वो उससे लीड कर रहा है, कोई दिक्कत। और हमने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फिजिक्स में, उसमें देखा था कि ऐसा हो रहा था कि मान लो ये कोई ट्रायंगल है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, तो ये प्लस क्यू चार्ज इसको इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था, ये प्लस क्यू इसको इधर बना रहा था, तो इसका ई नेट कहीं इधर आ रहा था, तो हम ई नेट जो निकालते थे, मान लो ये E1 था, ये E2 था, तो ई नेट कैसे निकालते थे, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा, और थीटा का एंगल ये वाला लेते थे। उसी तरह जो इसका नेट पोटेंशियल बन के आएगा V नॉट जो बन के आएगा, दोनों को मिलाकर फॉर रेसिस्टर और कैपेसिटर जो बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, तो V नॉट जो नेट बन के आएगा इसमें वो बन के आएगा क्या, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, यानी VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, नॉट R मतलब V नॉट L V नॉट R का स्क्वायर प्लस 2 V नॉट L V नॉट R और cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, यानी पूरा टर्म 0, यानी यहां से जो नेट पोटेंशियल आएगा वो आएगा अंडर रूट, यहां से करोगे V नॉट L का स्क्वायर प्लस V नॉट R का स्क्वायर। अब इसमें अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो बोलोगे I नॉट बराबर, आपने सर पढ़ाया है कि V नॉट अपॉन R होता है, और I नॉट बराबर इंडक्टर के लिए V नॉट अपॉन एक्स एल होता है। इसी को पुट कर देते हैं तो जो नेट पोटेंशियल बन के आएगा वो हो जाएगा अंडर रूट, V नॉट की जगह पुट कर दिया आपने, यहां से ले आओगे तो V नॉट बराबर I नॉट R हो जाएगा, और यहां से V नॉट बराबर I नॉट एक्सएल हो जाएगा, पुट कर दो तो I नॉट R का स्क्वायर हो जाएगा प्लस L था पहले तो I नॉट एक्सएल का स्क्वायर हो जाएगा, और I नॉट समझ रहे हो ना कि कंफ्यूज कर गए, फिर से बताए नहीं सर समझ गए, देख लो बता देते हैं। हमने बोला कि फॉर्मूला लिखते हैं तो I नॉट बराबर V नॉट अपॉन R लिखते हैं रेसिस्टर के लिए, और इंडक्टर के लिए V नॉट अपॉन एक्सएल लिखते हैं, यानी यहाँ से V नॉट बराबर I नॉट R हो गया, और यहाँ से V नॉट बराबर I नॉट एक्सएल हो गया, तो V नॉट L की जगह I नॉट एक्सएल का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था, और I नॉट V नॉट R की जगह I नॉट R का स्क्वायर था, तो स्क्वायर लगा दिया। अब इन दोनों में से देखो यहाँ से जो आपको नेट पोटेंशियल मिल के आएगा वो क्या आएगा, वो आपके पास इसमें से इंक निकल गया, एक सेकेंड, वो आपके पास आएगा, यहाँ से कहोगे I नॉट स्क्वायर एक्स एल प्लस I नॉट स्क्वायर R, कोई दिक्कत नहीं सर, एक्स एल स्क्वायर R स्क्वायर दोनों का स्क्वायर होगा। फिर यहाँ से बोलोगे V बराबर अंडर रूट I नॉट स्क्वायर, अगर कॉमन ले ले तो बचा R स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत। I नॉट स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं तो V बराबर आ गया I नॉट अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, इन सब बातों को लिखो फास्ट, फिर इसके आगे की कहानी को समझाते हैं, कंफ्यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जल्दी लिखो फास्ट। लिख लिया। अब आपके मन में सवाल आएगा सर यहाँ पर जो v मिला है वो I नॉट अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर मिला है, लेकिन हम पढ़े हैं v इक्वल्स टू आई आर, कुछ इसको ऐसा चेंज कर दो तो आप बोलोगे इस पूरे की जगह आप लिख दो z, और z होता है हमारा इम्पीडेंस, हर जगह z का ही इस्तेमाल करेंगे, बस ये z किसके लिए है, RL सर्किट के लिए है। तो यहां से आप बोलोगे V बराबर I नॉट Z हो जाएगा, जहां पर Z की वैल्यू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर हो जाएगा। एक्सएल बराबर आप जानते हो ओमेगा L होता है, तो और मन है तो इस फॉर्मूला को चेंज कर दो, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस इसकी जगह ओमेगा L का होल स्क्वायर डालोगे तो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, जैसा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चीजों को सजा लो, और ये 4RL सर्किट की कहानी खत्म हो गई।
अब इसी में ग्राफ को थोड़ा चेंज कर देगा तो आप बोलोगे वी एल की जगह एल है हमारे पास, वी नॉट एल है हमारे पास, वी नॉट एल की जगह हम क्या लिखते थे, वी नॉट नेट है हमारे पास, वी नॉट एल की जगह तो वी नॉट एल जो है उसकी जगह हम लिख सकते हैं आई नॉट एक्सएल। यानी हम चाहे तो इस ग्राफ को ऐसा बनाए और यहाँ पर बोले कि आई है हमारा, यहाँ पर हम वी नॉट आर की जगह क्या लिख सकते हैं, आई नॉट आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वी नॉट एल की जगह हम चाहे तो आई नॉट एक्स एल लिख सकते हैं, यानी ये भी आपस में 90 डिग्री, यानी आई नॉट हटा भी सकते हैं, दोनों जगह आई नॉट है, यानी एक और ग्राफ बन के आ जाएगा जो ये हो जाएगा यहाँ पर आई, यहाँ पर हो जाएगा आर और यहाँ पर हो जाएगा एक्स एल, और ये वाला जो बनेगा इस समय अब जेड हो जाएगा, जो जेड बना, समझो ना। तो अगर पोटेंशियल के क्रॉस ग्राफ बना आप बोले तो ये, और अगर इंपीडेंस के क्रॉस ग्राफ बनाने बोले तो ये हो जाएगा, ठीक है, पक्की वाली बात। तो ये हमने आरएल सर्किट समझी। अब हम आरसी सर्किट समझते हैं। टाइम कितना हुआ, 15 मिनट हो चुका है, लिख लिया। तो इस तरह से हमने, अब इसमें कोई कहेगा इस ग्राफ से जेड की वैल्यू निकालो, फिर उसी तरह से निकालोगे, जेड की वैल्यू निकालोगे तो एक्सएल स्क्वायर अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर निकालोगे ना, इसमें भी ये 90 डिग्री है, तो जेड की वैल्यू निकालोगे तो क्या बोलोगे, अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2xl r इंटू कॉस 90, ये पूरा कॉस 90 जीरो होता है, पूरा जीरो हो जाएगा, यानी ओवरऑल यही तो बचा जो हमको यहाँ से मिला था v के थ्रू, वो हमें ग्राफ से भी मिल गया। तो ये आरएल सर्किट हो गया। जहां भी कंफ्यूजन होगा प्लीज बताना, क्योंकि हमें लगता है कि हमने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब आरसी सर्किट करते हैं। देखो इसी में कोरिलेट कर देते हैं, एकदम घबराना मत। देखो इस डायग्राम को नहीं मिटाते हैं, और सीरीज आरसी सर्किट पैरेलल वाला नहीं पूछा जाएगा। देखो 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 यहाँ पर बस इस डायग्राम को रहने दो, और यहाँ पर हम थोड़ा सा अगर कोरिलेट करें, अगर आप समझ गए ना तो आपको मजा आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम L की जगह C लगा दे, क्या लगा दे, C लगा दे, ठीक है। अच्छा ये हटा दे, अब यहाँ XC हो जाएगा, क्योंकि चीजें C के लिए चल रही है, R वाला एज इट इज रहेगा। अब I को अगर I नॉट साइन ओमेगा t रखा है, तो इसमें आपने क्या पढ़ा था कि करंट लीड करता है, यानी पोटेंशियल लैग करता है। तो रेसिस्टर के अक्रॉस जो आप कहानी लिख रहे हैं वो तो V नॉट साइन ओमेगा टी पहले भी लिख रहे थे, अभी भी लिख रहे हो, लेकिन कैपेसिटर के अक्रॉस जो कहानी लिख रहे हो वो V नॉट साइन, उसमें लिख रहे थे ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, यहाँ लिख दोगे ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, कोई दिक्कत है, ठीक। अब इसमें आप कहोगे कि हमारा कोई करंट था आई जो इधर जा रहा था, इसी करंट के अलोंग जो था हमारा V नॉट आर आ रहा था, क्योंकि जो सॉल्व करना होता है तो इसकी वैल्यू लेते हैं। और जो कैपेसिटर का था वो नीचे, यानी करंट से लैग कर रहा था, करंट ये ओमेगा टी था, उससे पाई बाय 2 नीचे जा रहा था, और ये V नॉट C बन जा रहा था, कोई दिक्कत। अब इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसका जो नेट V निकालोगे वो कुछ ऐसा निकलेगा। इस केस में भी आप कहोगे V बराबर अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी V नॉट C का स्क्वायर प्लस V नॉट R का स्क्वायर प्लस 2 V नॉट C V नॉट R cos थीटा की जगह 90 डिग्री, ये खत्म हो जाएगा। तो V बराबर अंडर रूट V नॉट C का स्क्वायर प्लस V नॉट R का स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ से आप जैसे V नॉट बराबर I नॉट R लिख सकते थे, उसी तरह V नॉट C बराबर I नॉट XC लिख सकते हो। जहाँ XL लिख रहे थे तो V बराबर अंडर रूट I नॉट XC का होल स्क्वायर प्लस आई नॉट, ये पूरा एक साथ है, वी नॉट इंटू आर नहीं है, वी नॉट आर, यानी पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑफ रेसिस्टर है। तो यहाँ पर लिख सकते हो आई नॉट आर का होल स्क्वायर, इसको खोलोगे फिर उसी तरह तो v बराबर हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर। आई नॉट को फिर कॉमन लोगे, जैसे एक्सी में था तो यहाँ एक्सएल में था, उसी तरह यहाँ एक्सी में भी होगा। तो आई नॉट स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर है। फिर आई नॉट बाहर निकल जाएगा तो v बराबर आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। अब आप कहोगे कि सर फिर हमको v नॉट बराबर आई नॉट आर चाहिए, आर जैसा दिखता है, हमको ऐसा देखने की आदत नहीं है, तो बोलोगे इसको फिर इम्पीडेंस मानते हैं। ये अब इम्पीडेंस किसके लिए है, ये इम्पीडेंस है अब आरसी सर्किट के लिए, पहले आरएल सर्किट के लिए था, अब आरसी के लिए है। तो v बराबर आई नॉट जेड हो जाएगा आर, मतलब यहां से जेड बराबर हो गया हमारे पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। जब अगर हम ये किसके लिए है, आर सी के लिए, और आर एल के लिए हमारे पास जेड क्या आया था, जेड बराबर अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर आया था। अब इस समय अगर इसी जगह आप चाहोगे तो पुट कर दोगे वी नॉट की जगह आई नॉट एक्स सी वाला, और वी नॉट आर की जगह आई नॉट आर बोलोगे, आई नॉट सी में हटा लेते हैं तो एक ग्राफ बन के आ जाएगा। यहाँ आर हो जाएगा, यहाँ एक्स सी हो जाएगा और इसका जो नेट निकलेगा वो जेड हो जाएगा। फिर जेड की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2xl आर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, ये जीरो हो जाएगा तो जेड बराबर अंडर रूट एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करो, दोनों तरीके से सेम आता है। अब दोनों क्वेश्चन का एक बार कोरिलेट करा देते हैं आरएल और आरसी सर्किट में, ताकि दिक्कत ना हो आपके पास। इरेज कर दें, लिख लो इसको फटाफट। अब सब बातों को एक साथ लिख के हम समझा देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, और यहां तक समझ लो तब जाके हम आपको आरएल सी सर्किट समझा देंगे ताकि आपको चीजें पकड़ में आए। यहीं पे समझाएंगे ना तो आपको वीडियो भी लंबा हो जाएगा, एग्जाम का भी टाइम है और आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर जाओगे। तो इन सब चीजों का एक सारांश समझा देते हैं कि कैसे हम वी नॉट रेसिस्टिव कैपेसिटर आरएल आरसी सर्किट वगैरह वगैरह को समझते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना आराम से, अगर सिर्फ रेसिस्टर हो थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन एक बार रिवाइज कर लो, छोटा जगह में समझा देंगे। प्योर इंडक्टर हो, फिर प्योर कैपेसिटर हो, या सीरीज आरएल हो, या सीरीज आरसी सर्किट हो। प्योर रेसिस्टर में सिर्फ रेसिस्टेंस लगा होगा, ये आर है। प्योर इंडक्टर में सिर्फ इंडक्टर लगा होगा, एल है। प्योर कैपेसिटर में सिर्फ कैपेसिटर लगा होगा, ये सी है। आर एल में रेसिस्टेंस भी लगा होगा और इंडक्टर भी लगा होगा, यहाँ आर यहाँ एल है। और आर सी में रेसिस्टेंस तो लगा ही होगा और इंडक्टर को हटा के कैपेसिटर लगा दोगे। अब यहां पर आप कहते थे कि जो V होता था वो होता था V नॉट साइन ओमेगा टी, और I जो होता था वो I नॉट साइन ओमेगा टी होता था। I नॉट बराबर V नॉट अपॉन R होता था। I नॉट भी इसी डायरेक्शन में और V नॉट ऑफ R यानी रेसिस्टर के लिए दोनों सेम फेज में होता था, यानी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाती थी। ये आपने पढ़ा था, इसका यूनिट ओम होता है। रेसिस्टर में आपने देखा था कि अगर हमारे पास V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी था तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 आ रहा था। तो यहाँ से हम देख रहे थे कि जो हमारा अगर ये I नॉट करंट है इंडक्टर के लिए, तो इसका जो V नॉट इंडक्टर के लिए L है वो 90 डिग्री लीड कर रहा है, और इसकी वजह से यहाँ पर दो बातें लिखते थे, या तो करेंट लैग्स पोटेंशियल बाय पाई बाय 2, या इसको दूसरी भाषा में लिखते थे पोटेंशियल लीड्स करेंट बाय पाई बाय 2। एकदम आराम से एक बार रिवाइज कर लो, एग्जाम का टाइम है, जल्दी जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना फायदे में रहोगे। तो यहाँ से आप कहते थे कि जब हम निकालते थे V निकालते थे तो अंडर रूट हमें ओवरऑल V नॉट L का स्क्वायर प्लस जो V होता था वो इसी डायरेक्शन में होता था V नॉट R, जैसे ये हो रहा ना, तो रेसिस्टर इसी डायरेक्शन में, तो चलिए प्योर इंडक्टर है। तो इसके लिए आप लिखते थे I नॉट बराबर V नॉट अपॉन XL, XL बराबर कहते थे ओमेगा L होता है और ओमेगा बराबर 2 पाई F होता है, तो XL बराबर 2 पाई F L हो जाता था। ये प्योर रेसिस्टर, ये प्योर इंडक्टर हो गया। प्योर कैपेसिटर में आप बोलते थे V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है, तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 हो जाता था। इसका ग्राफ बनाते थे तो कुछ ऐसा बन के आता था कि करंट भी इसी डायरेक्शन में और पोटेंशियल ऑफ रेसिस्टर भी इसी डायरेक्शन में, लेकिन पोटेंशियल फॉर कैपेसिटर जो है वो 90 डिग्री लैग करता था, यानी करंट लीड्स पोटेंशियल बाय पाई बाय 2, या दूसरी भाषा में पोटेंशियल लैग्स
करेंट बाय पाई बाय 2 करते थे। फिर इस केस में आप जब v निकालते थे तो अंडर रूट वही सेम चीज आता था। यहाँ पर जो यहाँ पर जो v निकालते थे आई नॉट बराबर v नॉट, सेम चीज एक्सएल की जगह एक्सी हो जाता था। इसका भी यूनिट ओम होता था। इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते थे, इसको इंडक्टिव कैपेसिटेंस कहते थे। तो यहाँ से आपको XC बराबर 1/ओमेगा c होता था और ओमेगा बराबर 2πf(c) हो जाता था। ये बात ध्यान रखना था कि इसमें पोटेंशियल लैग कर रहा है, इसमें पोटेंशियल लीड कर रहा है। जब RL में आते थे तो V बराबर हमें नहीं पता होता था, हम I के थ्रू चलते थे। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। तो कहते थे कि जो हमारा रसिस्टर है I के अक्रॉस में जो रसिस्टर है, मतलब आई नॉट जो हमारा आई करंट है उसके सेम लाइन में हमारा चल रहा था जो हमारा रसिस्टर का पोटेंशियल है। यानी आई बराबर अगर ये था तो वी नॉट ऑफ रसिस्टर के लिए सेम बन के आता था वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि दोनों सेम फेज में होता था इसलिए ओमेगा टी ही रह जाता था। इंडक्टर है लगा हुआ, इंडक्टर क्या कर रहा था, लीड कर रहा था। लीड करने का मतलब वी नॉट आर जो था यहाँ पर ओमेगा टी जो है उससे 90 डिग्री बड़ा हो जा रहा था, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 हो जा रहा था। तो ये ऊपर की तरफ चला जा रहा था। तो करंट में माइनस करेंगे, पोटेंशियल में प्लस करेंगे। अगर करंट में माइनस कर रहे तो कह रहे ना पोटेंशियल लीड, तो लीड कर रहा तो ये हमारा वी नॉट एल हो जाता था। ये दो इक्वेशन बन के आता था। इससे ग्राफ बनाते थे तो कहते थे, ये ग्राफ तो बना ही दिया, ये फेज डायग्राम इसमें कहते थे थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। और इसका जब नेट निकालते थे तो कुछ इस डायरेक्शन में बन के आता था। और इसका डायग्राम उल्टा नहीं कर दिया ना, ठीक है। आई नॉट एल वी नॉट सी, ये वाला लाइन मत दो इसके लिए, ये लाइन क्यों दोगे, देखो ना आई है, आई नॉट है किसके लिए, सी के लिए। और ये सीधा दो चीजें नहीं है ना, इसमें भी आई नॉट है और ये वी एल है, ठीक है। ये डायरेक्ट 90 डिग्री लैड करता था, करंट वाली कहानी है, कंफ्यूजन नहीं हुई, ठीक है, ये समझ गए थे। यहाँ पर दो चीजें बनेगी, फिर ये वी नॉट बराबर वी नॉट आर बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 होता था। फिर यहाँ पर हम यूज करते थे, नेट निकालते थे तो अंडर रूट हमारे पास क्या हो जाता था कि भैया ये वी नॉट आर का स्क्वायर और वी नॉट एल का स्क्वायर होता था, यानी वी नॉट आर का स्क्वायर बच जाता था प्लस वी नॉट एल का स्क्वायर बच जाता था, क्योंकि वो 90 डिग्री होने की वजह से 0 हो जाता था। तो v बराबर हम जानते थे कि आई नॉट बराबर वी नॉट अपॉन आर होता है और आई नॉट बराबर वी नॉट अपॉन एक्स सी होता है, एक्स एल होता है इंडक्टर के लिए। तो यहाँ पर हम जब वैल्यू डालते थे वी नॉट बराबर आई नॉट एक्सएल और यहाँ पर वी नॉट बराबर आई नॉट आर, तो ये आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाता था प्लस आई नॉट स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर हो जाता था। आई नॉट बाहर निकल जाता था और हमारे पास बचता था आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। हम कहते थे जेड की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर हो जाता था। इसमें आते थे तो हम बोलते थे कि आई बराबर अगर आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो हमारे पास जो वी होगा, जो v होगा रसिस्टर के लिए वो तो सेम होगा क्योंकि सेम फेज में लाई करता है, तो v नॉट साइन ओमेगा टी हो जाता था। लेकिन जो कैपेसिटर के लिए है वो लैग कर रहा था, पोटेंशियल लैग्स करंट बाय π/2, तो साइन ओमेगा टी माइनस π/2 हो जाता था। यहाँ पर I होता था, इसी के डायरेक्शन में v नॉट r हो जाता था और इससे 90 डिग्री लैग करके v नॉट c हो जाता था। इसका नेट हम इसी तरह अंदर में निकालते थे, तो v बराबर हमारे पास फिर वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट सी का स्क्वायर हो जाता था। फिर वी नॉट आर की जगह आई नॉट आर का होल स्क्वायर डालते थे और वी नॉट सी की जगह आई नॉट एक्स सी का होल स्क्वायर डालते थे, तो ये अंडर रूट में बन जाता था, आई नॉट बाहर निकल जाता था और आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर आ जाता था। और यहाँ पर ये इम्पीडेंस हो जाता था जेड, जो जेड की वैल्यू हो जाती थी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। आर एल के लिए आर स्क्वायर प्लस एक्स एल आता था और आर सी के लिए आर स्क्वायर प्लस एक्स सी आता था। इसी ग्राफ को हम कहते थे कि वी नॉट आर की जगह हम चाहे तो आई नॉट आर भी डाल सकते हैं और वी नॉट सी की जगह चाहे तो आई नॉट एक्स सी भी डाल सकते हैं। आई नॉट कैंसिल हो गया, आई नॉट कैंसिल हो गया, तो ये ग्राफ जो है दूसरी भाषा में आर वर्सेज
XC का भी निकला तो V की जगह Z आ जाएगा। अगर V वर्सेस V यानी V नॉट R वर्सेस V नॉट C निकाला तो V आ गया, और XL वर्सेस R निकाला तो Z आ गया। उसी तरह इसमें भी आओगे तो बोलोगे इसकी जगह I नॉट R डाल सकते हैं, इसकी जगह I नॉट XL डाल सकते हैं, I नॉट हटा देते हैं तो XL वर्सेस R का ग्राफ बना और ये हमारा इंपीडेंस Z आ गया। ये सारी कहानी आपने देखी। RL सर्किट, RC सर्किट, प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर एंड प्योर रेसिस्टर की हमने दोबारा रिपीट किया। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हुआ होगा तो आप बोलोगे। अब RLC सर्किट जब डिक्टेट करेंगे तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा छोटा मोटा क्वेश्चन अगर इन दोनों में कहेगा कि बताओ कि ये V नॉट R से कितना ऊपर है, तो सीधा सवाल इस एंगल को अगर अल्फा मान लोगे तो आप जानते हो इस केस में tan अल्फा बराबर आप कहोगे कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यानी ये उठ के इधर आ जाएगा, यानी tan अल्फा बराबर V नॉट ऑफ L हो जाएगा, और बेस बराबर V नॉट ऑफ R हो जाएगा। V नॉट ऑफ L की जगह लिख सकते हो I नॉट XL अपॉन I नॉट R, I नॉट कट जाएगा, यानी tan अल्फा बराबर XL अपॉन R भी हो सकता है, यानी XL अपॉन R निकाल दो तो ये पता चल जाएगा कितना ऊपर है। ये पूछेगा कि V नॉट R से कितना नीचे है, तो इस मान लो इसको एंगल को बीटा मानोगे तो बोलोगे tan बीटा बराबर परपेंडिकुलर, यानी इसको उठा के इधर डाल दोगे तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये क्या है, V नॉट ऑफ C है, और नीचे ये वाला क्या है, V नॉट ऑफ R है। V नॉट ऑफ R की जगह वही सेम चीज डालोगे, I नॉट R, और V नॉट ऑफ XC की जगह I नॉट XC, तो I नॉट कट जाएगा, यानी XC अपॉन R आ जाएगा। इस तरह से प्योर रेसिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव RL RC सर्किट को हमने 2 बार 3 बार करके समझाने की कोशिश की है। अगर कंफ्यूजन होगा तो आप हमें दोबारा पूछ लेना, नहीं कंफ्यूजन होगा तो एक कमेंट करके बताना कि वाकई हम आपको समझा पाए या नहीं समझाए, क्या हमारी मेहनत आपके काम आई या नहीं आई। तो आज के लिए इतना ही, बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।